इसमें रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट से निकला तो सीक्रेट सर्विस की सेडान मुंतजिर थी। कैंप डेविड की जानिब वो निज सफर तय कर चुके थे जब मुतवक्की कॉल मौसूल हुई। पीटर कैसे हो? अभी तक वीनस में हूँ। चंद दिलचस्प खबरें हैं। पीटर ने डेवेंटी और स्विस बैंकर के बारे में इख्तिसार से बताया। बहुत अच्छे, मैं सुन रहा हूँ। क्या हरवीजल से गपशप करूँ? पीटर ने सवाल किया। नहीं, अभी नहीं, मैं बताऊंगा। जरा डेवेंटी की वजाहत करो, कहीं वो अलार्म न बजा दे। वो शदीद फूड पॉइजनिंग के बाद कम से कम 1 हफ्ते के लिए अस्पताल में है। ठीक होने के बाद वो चुप रहेगा। उसकी दुम मेरे हाथ में है, तमाम माली रिकॉर्ड। वो जानता है कि मैं एक कॉल करके उसे बर्बाद कर सकता हूँ। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो कितनी देर में तुम स्विट्ज़रलैंड पहुँच जाओगे? 2 घंटे में, पीटर ने जवाब दिया। राइट पीटर, मैं तुमसे राब्ते में रहूँगा। बात ख़त्म होने के कुछ देर बाद इस्मत मंजिल पर पहुँच चुका था। उसने किलीन को मुंतज़िर पाया। रस्मी मकालमों के तबादले के बाद किलीन ने मोटे कागज़ की लिपटी हुई शीट खोली जिस पर बरिया का स्केच बना हुआ था। बरिया के नक़ूश में कोई ख़ास बात नहीं थी। उसे हायर करने वाले के लिए ये एक अहम बात थी। किलीन ने स्केच में छोटी छोटी तब्दीलियाँ करवा के उसे मज़ीद गैर नुमाया कर दिया था। यही स्केच पुलिस को दिया गया था। पुलिस से मुठभेड़ हो भी जाती तो फौरी तौर पर बरिया की शनाख्त मुमकिन नहीं थी। मजीद ये कि बरिया और इसे इस्तेमाल करने वाले खुद भी मोहतात होंगे। इस्मत और किलीन दोनों आगाह थे कि वो रिस्क ले रहे हैं, ताहम उनकी मंसूबाबंदी में उसके बगैर चारा भी नहीं था। बरिया रूस में नहीं, अमेरिका में था। इस्मत के ख्याल में अब चालें चलने की बारी कॉबर्ट वन की थी। इस्मत ने वैक्सीन की पेशरफ्त दरियाफ्त की। प्रेसिडेंट कुछ ना कुछ करेंगे। मसला यह है कि हरास और शुकूक ना फैलें। एक या जायद ममालिक को बड़ी मिकदार में ऑर्डर करते हैं तो लाजमन सवालात उठेंगे। स्ट्रेटजी तरतीब दी जा रही है। तुम बताओ, हेवस्टन में क्या कर आए हो? सर, तालाब में पत्थर फेंक दिया है मैंने। ट्रेलवर और बरिया के पीछे जो भी है वो मेरी तरफ से होशियार हो गया है या हो गए हैं। कोई ना कोई रद्द-ए-अमल आना चाहिए। और ट्रेलवर? वो इस हद तक होशियार रहा कि पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा, मामूली सा क्लियो भी नहीं। इस्मत ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, हमारा एक और मोहरा तैयार है। सर, आप ठीक कह रहे हैं, एक आवाज़ आई। इस्मत ने चौंक कर रुख फेरा और रूसी का हुलिया देखकर हैरान रह गया। भेस बदलने में बड़ी फंकारी का मुजाहरा किया गया था। वो नाकामी और नाउमीदी और पछतावे की सच्ची तस्वीर नज़र आ रहा था। किसी के लिए भी उस पर दूसरी नज़र डालना कतई नापसंदीदा था। टाई और शर्ट पर खुराक और कॉफ़ी के धब्बे थे। जूते तकरीबन घिसे हुए नज़र आ रहे थे। सस्ता सा ब्रीफकेस भी छटका हुआ था। लंबे बालों की विग कव्वे का घोंसला बनी हुई थी। आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए थे, हत्ता कि मेकअप आर्टिस्ट ने आंखों में अल्कोहल की सुर्खी भी पैदा कर दी थी। मुबारक हो जनरल। इस्मत मुतासिर नजर आया। जवाब नहीं, मैं भी पहली नज़र में धोखा खा गया था। उम्मीद है कि बरिया भी धोखा खाएगा। कैरोफ मुस्कुराया। वजनी लेकिन कसरती जिस्म वाले कैरोफ का साथ इस्मत के लिए मुफीद था। बायोपर्ट और मॉस्को के हंगामे और नाकामी के बाद जनरल कैरोफ ने रूसी सदर को कायल कर लिया था कि अमेरिका में उसकी मौजूदगी बस ज़रूरी है। बरिया के शिकार के लिए अमेरिकी कैरोफ के तजर्बे को खुशामदीद कहेंगे। किलीन के नज़दीक भी कैरोफ की वाशिंगटन में मौजूदगी बेबदल थी। कैरोफ ने वाशिंगटन में 1 साल गुजारा था। वो जानता था कि किन इलाकों में लोग नस्ली बुनियादों पर तादाद में ज़्यादा हैं। किलीन ने भी अमेरिकी सदर को कैरोफ की अहमियत पर दलाइल दिए थे। अमेरिकी सदर ने रूसी हममनसब से बात करने के बाद कैरोफ को आने की इजाज़त दे दी थी। कैरोफ की आंखों में इस्मत कुछ और ही देख रहा था। लारा की बेवफाई और गद्दारी ने मिलकर साजिशों, बिलखुसूस बरिया के लिए कैरोफ की दिली नफरत में इजाफा कर दिया था। रूस में नाकामियों ने उसे बरहम कर दिया था। कैरोफ के अंदर छुपा फौजी बेचैन था। उसकी इज्जत नफ्स शदीद मजरूह हुई थी। कहाँ से आगाज करना है जॉन? उसने इस्मत से सवाल किया। इस्मत ने उसे समझाया कि पोशीदा हरीफों से किस किस्म का रद्द-ए-अमल मुतवक्के है और इन दोनों ने मिलकर क्या करना है। क्योंकि रूसी एम्बेसी कैरोफ की आमद से बेखबर थी, इसलिए इस्मत उसे अपनी रिहाइशगाह पर ही ठहराना चाहता था। इस्मत का मस्कन बदशुदा बरिया के शिकार के लिए बेस कैंप तस्वुर होगा। तुम्हें यकीन है कि बैकअप की ज़रूरत नहीं है? किलीन ने तशवीश का इजहार किया। वो दोनों आदमियों को बगैर खबर के खतरात में झोंकना नहीं चाहता था। अगरचे इस्मत के मानिंद वो भी कैरोफ की सलाहियतों से बाखबर था। सर, हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि बरिया शक में पड़ जाए। इस खूनी धंधे में उसकी अपनी क्लास है। इस्मत ने कहा। मैं आपकी तशवीश को समझता हूँ और वादा करता हूँ कि इस्मत को आँच नहीं आएगी। कैरोफ ने ठोस लहजे में कहा। जॉन, अगर बरिया अपनी कमी गाह से निकल कर तुम्हारे लिए आता है तो यकीन करो वो हमारी जेब में होगा।
90 मिनट के बाद इस्मत फार्म हाउस की तर्ज पर बने अपने मस्कन में बैठा था। कैरूफ गेस्ट रूम में आराम करने लगा। इस दौरान इस्मत शावर लेकर ताज़ादम हो गया। दोनों कॉफी लेकर किचन टेबल पर नक्शा खोलकर बैठ गए। कुछ देर तबादला ख्याल के बाद ड्यूपॉन्ट सर्कल पर निशान लगा दिया गया। इस्मत ने सिग सावर निकालकर शोल्डर होलिस्टर में फिट किया। कैरूफ ने पिस्टल देखकर नफी में सर हिलाया और वापस बेडरूम में गया। वह एक आम सी सियाह छतरी ले आया। 45 डिग्री के जाविये पर छतरी पकड़ के उसने अंगूठे से दस्ते पर दबाव डाला। पलक झपकने में छतरी की नोक पर 1 इंच की तेज धार नमूदार हुई। ये मॉस्को से साथ लाया हूँ, उसने बताया। ये ब्लेड जैसी धारीदार नोक हैवानी मस्कन दवा एस्परोमेजन में बुझी हुई है। ये इंतहाई सूरत के साथ अमल पजीर होती है। 100 किलो का जंगली सुअर भी सेकंडों में गाफिल हो जाता है। नीज अगर इत्तेफाक से तुम्हारी पुलिस मुझे रोकती है तो मेरे कब्जे से गन जैसी कोई चीज बरामद नहीं होनी चाहिए। इस्मत ने सताइशी अंदाज में सर हिलाया। उसके इत्मीनान और एतमाद में इजाफा हुआ था कि कैरूफ खाली हाथ बलिया से भिड़ने नहीं जा रहा। इस्मत चारा था, असल काम कैरूफ ने करना था। मैं तुम्हें 40 मिनट आगे रखूंगा, इस्मत ने कहा। 40 मिनट बाद मैं रवाना हो जाऊंगा। कैरूफ वाशिंगटन की सड़कों पर बज़ाहिर एक मजहूल शख्स के मानिंद रवां था, लेकिन उसके अंदर एक जख्मी नाक पुकार रहा था। वाशिंगटन के कल्ब से नज़दीकी इलाके तरक्की के बायस तब्दील शुदा लग रहे थे। ड्यूपॉन्ट सर्कल भी बदला बदला नजर आता था, ताहम इस इलाके की बुनियादी खसूसियात अपनी जगह पर थीं। मखसूस तर्ज के कैफे, बोतीक, मैसोडेंसन, बेकरीज, तुर्की कालीन की दुकानें, सर्बिया के एम्पोरियम, यूनानी रेस्टोरेंट्स, यूगोस्लावियन कॉफी हाउस। गैर मानूस मुल्क में दर आने वाले शख्स के लिए यहाँ कैसी कशिश थी, चाहे वो शख्स उजरती कातिल ही क्यों ना हो। यहाँ आकर बरिया को लगेगा जैसे वो अपने ही घर में है। बरिया इस कशिश और सहूलत को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। कैरूफ भी महसूस कर रहा था जैसे वो अपने ही इलाके में है। जानी पहचानी ज़बानें और नस्ली हमाहंगी, खाने और मौसीकी। कैरूफ ने एक ओपन एयर चौकोर मेज़ पर नशिस्त पकड़ी। मेज़ पर छतरी तनी हुई थी। आने वाली क्रोशियन औरत को उसने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। बरिया अगर भेस बदल कर भी इस तरफ आया तो कैरूफ महज उसकी आंखों से उसे पहचान सकता था। बरिया भी कैरूफ को दूसरी नहीं तो तीसरी झलक में पहचान सकता था, लेकिन ऐसा करना उसके लिए दुश्वार था, क्योंकि शऊरी तौर पर उसके गुमान में न होगा कि कैरूफ अमेरिका बल्कि एन वाशिंगटन में है। कैरूफ को नफ्सियाती बर्तरी हासिल थी, ताहम वो बहरहाल एक तरह से अंधेरे में था। नहीं जानता था कि इस वक्त बरिया कहाँ पर है। कैरूफ कॉफ़ी का लुत्फ लेते हुए नजरें दौड़ाता रहा। उसे ज्यादा देर एक जगह नहीं टिकना था। अगर इस्मत का प्लान कामयाब रहता है, इस सूरत में बरिया को खंजर जनी करते हुए इस इलाके में बहुत सहूलत महसूस होगी। उसके एतमाद में इजाफा हो जाएगा। बाज़ औक़ात इजाफी एतमाद आदमी की निगाह पर पर्दा डाल देता है। जहाँ कैरूफ बरिया की ताक में मंडला रहा था, वहां से ठीक 3/4 मील दूर एक फ्लैट का दरवाजा खुलता है। 2 कमरों का फ्लैट आखिरी मंजिल पर था। बाहर ड्राइवर को लाने वाली लंकन का ड्राइवर खड़ा था, लहीम शहीम लेकिन खामोश ड्राइवर। बरिया ने उसे अंदर आने का इशारा किया और दरवाज़ा लॉक कर दिया। ड्राइवर का दिया हुआ लिफाफा चेक करके बरिया ने इबारत पढ़ी। इबारत सर्ब जबान में थी। बरिया अंदर ही अंदर मुस्कुराया। अमरीकी साइंसदान और रूस के यारदीनी की हलाकत की अदायगी हो चुकी थी और हिस्से मामूल फौरन हुई थी, जहां इस मर्तबा अमरीकी उजलत में दिखाई दे रहे थे। इबारत के मुताबिक अदायगी पहले ही हो चुकी थी। बरिया ने ड्राइवर को बैठने का इशारा किया और दूसरे कमरे में आ गया। दूसरे कमरे में उसने डिजिटल कोडेड सैटेलाइट फ़ोन निकाला और ओफनबाख बैंक ज़ेवरिच में हरवीजल से बात करने लगा। बात मुख्तसर थी। उसका अकाउंट मजीद फूल चुका था। वो ड्राइवर वाले कमरे में वापस आया। तस्वीर। ड्राइवर ने खामोशी से तस्वीर पकड़ाई और इबारत वाला लिफाफा वापस ले लिया। बरिया जॉन इस्मत की तस्वीर गौर से देख रहा था। सिक्योरिटी कैमरे की तस्वीर काफ़ी नुमाया थी, रोशन और साफ। बरिया पुरसोच अंदाज में मुस्कुराया। कब? उसने तस्वीर वापस ड्राइवर के फैले हुए हाथ पर रख दी। जितनी जल्द हो सके। तुम तैयार रहना, कॉल किसी भी वक्त आ सकती है। ड्राइवर खड़ा हो गया। और कुछ नहीं, तुम जा सकते हो। बरहना डॉक्टर बायर आखिरी जरासीम कश कमरे से बाहर आया। चेंजिंग रूम में लिबास पहना और शीशे की दीवारों वाले मेजनाइन फ्लोर पर आ गया, जहां चीफ ऑफ स्टाफ क्लॉस जॉन्स का मुंतजर था। जॉन्स ने खम होकर हाथ फैलाया और बायर को ताज़ीम पेश की। शानदार, बेनज़ीर, मैंने इससे पेशतर कभी ऐसी चीज़ नहीं देखी। बायर ने उससे हाथ मिलाया। और ना हम आइंदा कभी ऐसी चीज़ देख सकेंगे।
باہر نے کچھ دیر آرام کیا، پھر واپس لیبارٹری میں چلا گیا، لیکن جوش اور انہماک کے باعث وہ تھکن سے آری تھا۔ اس کا ارتکازی توجہ آخری حد کو چھو رہا تھا۔ زندگی بھر کا علم اور تجربہ باہر نے جھونک دیا تھا۔ وائرس پہلے ہی مہلک تھا، اب وہ ایک ناقابل دفاع مہیب آتش فشاں میں تبدیل ہو چکا تھا۔ آخری چند قدم ریڈ نے طے کرنے تھے۔ باہر کو افسوس تھا کہ اس موقع پر وہ زمین پر رہ جائے گا، تاہم ریڈ کی واپسی پر برسوں پرانا خواب شرمندہ تعبیر ہونے جا رہا تھا۔ زمین کی طبیعت اس کی عظیم الشان فتح میں حائل تھی۔ اس کی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اسے ریڈ کا سہارا لینا پڑا تھا۔ وقت اپنی رفتار سے بیت رہا تھا۔ درمیانی شب بیت گئی تھی، 3 بج رہے تھے۔ 12 بجے کے بعد سے میگان تقریباً بیدار تھی۔ 8 گھنٹے بعد وہ شٹل میں ہوگی، یہ سوچ اسے ہیجان میں مبتلا کیے ہوئی تھی۔ بالآخر وہ کروٹیں بدل کر اٹھ بیٹھی۔ گراؤنڈ پر ٹہلتی ہوئی وہ کمپاؤنڈ میں نکل آئی۔ کیپ کناورل کی سیکورٹی فول پروف تھی۔ تیز دھار آہنی باڑ، سادہ پوش ایئر پولیس اور ٹیلی ویژن کیمرے۔ اطراف میں پھیلے ہوئے محکمہ پولیس خفیہ کے سادہ پوش۔ فاصلے سے میگان نے سیکورٹی جیپ کے کھانسنے کی آواز سنی۔ وہ واپسی کا ارادہ کر رہی تھی کہ اس کی سماعت سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے گردن موڑی۔ ایک ہیولا عمارت کے سائے سے نکل کر روشنی میں آ گیا تھا۔ ریڈ؟ میگان حیرت زدہ تھی۔ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ وہ ہاتھ لہرا کر اسے آواز دینے ہی والی تھی جب موڑ پر اس نے کسی گاڑی کے ہیڈ لائٹس دیکھی۔ وہ خاموش رہی اور مزید پیچھے کھسک گئی۔ آنے والی گاڑی پر ناسا کا لوگو نمایاں تھا۔ ریڈ واپس سائے میں چلا گیا۔ سیڈان اس کے قریب رک گئی۔ ایک عمر رسیدہ شخص اتر کے ریڈ کے قریب آ گیا۔ ریڈ کس کا منتظر تھا؟ کس کا؟ آنے والا کون تھا اور وہ اس وقت یہاں کیوں کر پہنچنے میں کامیاب ہوا؟ 8 گھنٹے رہ گئے تھے لانچنگ میں، اور کئی گھنٹے پہلے ہی کیپ کناورل اور اطراف میں سرگرمیاں معدوم و معطل کر دی گئی تھیں۔ میگان تو بیدار تھی، اب اس کی چھٹی حص بھی جاگنے لگی۔ شٹل کی کریو ممبر سے بیرونی آدمی کا اس طرح ملنا ایک غیر معمولی بات تھی۔ تمام ممبرز قواعد کے مطابق قرنطینہ کی حدود میں تھے۔ فیملی ممبر بھی نہیں مل سکتا تھا۔ میگان کو وہاں سے ہٹ جانا چاہیے تھا۔ وہ ایسا ہی کرتی اگر کوورٹ 1 کی رکن نہ ہوتی۔ اس کی چھٹی حص پوری طرح جاگ چکی تھی اور پلکیں جھپکا رہی تھی۔ وہ چھپ چھپا کر محفوظ حد تک قریب چلی گئی، تاہم مدھم سرگوشیاں سننے میں ناکام رہی۔ سیکنڈ کے کسی حصے میں اس نے ایک چمکیلی جھلک دیکھی۔ وہ کوئی سلنڈر نما شے تھی جو عمر رسیدہ نے ریڈ کے حوالے کی۔ ریڈ نے فوراً ہی اسے اوور آل کی جیب میں منتقل کر دیا۔ ریڈ گزشتہ 6 خلائی مشن کا تجربہ رکھتا تھا۔ وہ قواعد کے خلاف کیسے جا سکتا تھا؟ سیڈان جا چکی تھی۔ ریڈ کی طرح میگان نے بھی واپسی کی راہ پکڑی۔ وہ ریڈ کے ساتھ براہ راست کام کرتی رہی تھی۔ وہ دوستوں کی مانند پیش آتا تھا۔ میگان نے ریڈ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور فوراً رد کر دیا۔ اسے ٹریلور اور گمشدہ اسمال پاکس یاد آئی۔ اسمال پاکس جس کی تلاش خاموشی لیکن شدت کے ساتھ جاری تھی۔ پھر کلین کی ہدایت ذہن میں آئی۔ اپارٹمنٹ میں پہنچ کر اس نے کلین سے رابطہ کیا۔ وہاں موجود افراد کو احتیاط سے جانچنے کے بعد پاس دیے گئے تھے۔ سب خلابازوں کی آمد کے منتظر تھے۔ کیمروں کی چکا چوند میں ٹیم باہر آئی۔ وہ جانتے تھے کہ مشن پر جانے سے قبل آخری بار انسانوں کو دیکھ رہے ہیں۔ دوبارہ یہ موقع اس وقت ملے گا جب وہ خیریت سے زمین پر واپس آ جائیں گے۔ خلابازوں نے میڈیا کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ شٹل ڈسکوری روانگی کے لیے تیار تھی۔ خاص طرز کی گاڑی میں خلابازوں کی ٹیم چند منٹ میں شٹل سائٹ پر پہنچ گئی۔ وہاں سے انہیں ایلیویٹر کے ذریعے 195 فٹ بلند سفید کمرے تک بھیجا گیا۔ وہاں سے ضروری اشیاء سے لیس ہو کر ٹیم کو شٹل میں داخل ہونا تھا۔ شمال مشرق میں کئی میل دور عصمت نے کافی کا دوسرا کپ ختم کیا اور گھڑی دیکھی۔ کیرو ڈیوپون سرکل میں پوزیشن لے چکا ہوگا۔ عصمت کھڑا ہو گیا۔ نکلنے سے پہلے اس نے مانیٹرز پر نظر ڈالی جن پر بیرونی سیکورٹی کیمرے مختلف مناظر دکھا رہے تھے۔ عقبِ سمت وسیع لان تھا، جھاڑیوں سے پاک۔ ایک سمت میں درختوں کی قطار تھی، بدسڈا کونے میں تھا۔ باقی 2 سمتوں کی دیواروں میں پتھریلے بلاک تھے، ان میں موشن سینسرز پوشیدہ تھے۔ اگر کوئی سینسر سے بھی بچ نکلتا تو جدید ترین الارم سسٹم تھا۔ کوئی الارم سسٹم سے بچ کر دروازوں یا کھڑکیوں کو آزمانے سے قاصر تھا۔ بالفرض محال یہ رکاوٹ بھی دور ہو جاتی تو مسکن کے چاروں طرف دیواروں میں حساس پریشر پیڈز موجود تھے۔ وہ نہ صرف الارم کو فعال کرتے تھے، ساتھ ہی اسپرنکلز فوارہ نما نظام آن ہو کر مخصوص گیس کا اخراج شروع کر دیتا۔ یہ گیس ٹارگٹ کو 10 سیکنڈ میں لٹانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عصمت خوابگاہ کی سائڈ ٹیبل میں گیس ماسک تیار رکھتا تھا۔
اگرچہ اس کا اندازہ تھا کہ بریہ اسے ہلاک کرنے کے لیے دور بار رائفل استعمال نہیں کرے گا، پھر بھی وہ محتاط تھا۔ دوہری جانچ پڑتال کے بعد وہ عقبی سمت کچن میں آیا۔ گیراج کچن کے ساتھ ملحق تھا۔ عصمت نے کچن کاؤنٹر پر رکھے مانیٹر پر نظر ڈالی، بعد ازاں کچن سے گیراج میں چلا گیا۔ گاڑی باہر نکال کر اس نے ریموٹ سے گیراج کو لاک کر دیا۔